हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर शिवम भारद्वाज। आई वेलकम यू टू दिस स्टडी कार्ड। आज हम अपनी बेबी वीडियोस इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। बेसिकली हम जो भी लेक्चर्स लेते हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं जिसमें हम कंपाइल करते हैं ऑल द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और साथ साथ जो एनसीईआरटी के बेसिक जिस्ट है वो भी उसमें कंबाइन करके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो एक लेक्चर होगा जिसमें हम वाइट बोर्ड में कंप्लीटली लाइक अ पेन एंड पेपर पढ़ाएंगे, ठीक है। उन पर्टिकुलर वीडियोस में हम पूरे फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे, उनको हम बोलेंगे ग्रैंड वीडियोस, राइट। उसके बाद जो हमने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, जिस पे वो पूरा लेक्चर बेस्ड है, पूरा फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए जो भी नोट्स हमने बनाए हैं वो नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। बट एट द सेम टाइम उस पीडीएफ को, कई बार क्या होता है कि खुद के नोट्स पढ़ना ही लोगों को समझ में आता है तो दूसरों के नोट्स उनको एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। तो उस एक्सप्लेनेशन को, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम उन नोट्स को जो हमने पीडीएफ फॉर्म में बनाए हैं, जो कंपाइल किए हैं, उनको भी एक्सप्लेन करेंगे और उन वीडियोस का नाम हम रखेंगे बेबी वीडियोस। ओके, तो दिस इज द बेबी वीडियो ऑफ द लेक्चर 1 ऑफ इनहेरिटेंस, द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेक्चर 1 की बात करने वाले हैं, और किसकी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर 1, जिसके नोट्स हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उनको कंपाइल किया हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर आपने ग्रैंड वीडियोस अपने आप पढ़ ली, दो फंडामेंटल्स क्लियर कर लिए, उसके बाद डायरेक्टली आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इन नोट्स को, जो ये बेबी वीडियोस बन रही है, उनको पढ़ें। अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट इन दिस, बिकॉज सब कुछ कवर हो चुका होगा आपके फंडामेंटल वीडियोस में, और उससे कहीं ज़्यादा कवर हो चुका होगा। लेकिन कई बार नोट्स पढ़ने में डिफ़िकल्टी आती है तो हमने इसकी भी वीडियो बना दी। आई होप पूरा का पूरा हमारा प्लान क्लियर है, ठीक है। तो अब हम फटाफट तेज़ी से इन नोट्स को पढ़ते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो यस, ये बहुत ही मैंडेटरी है कि आप अपनी ग्रैंड वीडियोस को पढ़ें, उससे फंडामेंटल्स क्लियर करें और फिर ये वीडियोस देखें अगर ज़रूरत पड़े तो। अदरवाइज जो आप डायरेक्टली पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें हम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की बात करेंगे। तो हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स की। तो हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि जो जेनेटिक्स है दैट इज़ द स्टडी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद, ओके, इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द inheritance, okay, or sometimes they write hereditary, or and not or and variation, ठीक है। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी में क्या डिफरेंस है। सो जो हेरिडिटी होती है वो बेसिकली क्या होता है कि द ट्रांसफर ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी इज नोन एज द हेरिडिटी, बट इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। वेरिएशन क्या है, जो भी डिफरेंसेस आते हैं किसी एक स्पीसीज में, ओके, विद रेस्पेक्ट टू देयर कैरेक्टर्स, वो सब आपका वेरिएशन के अंदर आता है, ठीक है। तो यस, जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो जीन्स, जिनको मेंडल ने क्या नाम दिया था, फैक्टर नाम दिया था, वो हम अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। और अल्फ़ाबेट भी क्या होता है, एक पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट होता है, पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ओके। तो होता क्या है कि जो ये पेयर होता है उसमें हमारे पास दो तरह के एलील्स होते हैं, ओके, दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं बेसिकली। तो एक को हम कैपिटल से लिखते हैं, दूसरे को हम स्मॉल से लिखते हैं। जिसको आप कैपिटल लेटर से लिखते हैं बेसिकली वो आपका डोमिनेंट होता है, और जिसको आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं वो बेसिकली आपका रिसेसिव होता है, ठीक है। इतना हमें समझ लेना है। तो इन जेनेटिक्स जीन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। आ कैपिटल लेटर शोज दैट जीन इज डोमिनेंट, और अगर आपने स्मॉल लेटर से लिखा है तो इसका मतलब है वो रिसेसिव है। तो जो डोमिनेंट फैक्टर होता है, जिसको हम एलील भी बोलते हैं, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो जीन है उसको हम एलील भी बोल सकते हैं, वो बहुत ही सिमिलर होती है, जस्ट एलील की दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स होती हैं। ये हमें थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है। अदरवाइज एलील कभी बोलें और जीन कभी बोले तो आपको जेनेटिक्स में कभी भी परेशान नहीं होता। एलील मतलब जीन्स ही समझा जाएगा, ओके। तो जो एलील है वो एक्सप्रेस करती है, अगर
आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल यानी कि रिसेसिव और इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर डोमिनेंट कैरेक्टर। ओके, तो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द डोमिनेंट फैक्टर ओनली। समझ में आया? चाहे उसके साथ रिसेसिव हो चाहे उसके साथ डोमिनेंट दूसरा हो तो भी हम इसे डोमिनेंट आएगा क्योंकि उसकी डोमिनेंस बरकरार रहेगी। फिर आता है आपका रिसेसिव ट्रेट। जो रिसेसिव ट्रेट है ये क्या है कि खुद को एक्सप्रेस तभी कर पाएगा जब दोनों ही कैरेक्टर्स इसके रिसेसिव हों, दोनों ही स्मॉल लेटर्स हो, तभी ये खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। अगर इसके साथ एक भी कैपिटल यानी कि एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया, डोमिनेंट एलील का फॉर्म आ गया, तो ये डोमिनेंट ही को एक्सप्रेस करेगा, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ऑलरेडी मालूम है। अब जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप किसी भी ऑर्गेनिज्म जो बाहर से जैसा दिखता है, ठीक है, वो लंबा दिख सकता है, उसके बच्चे भी लंबे दिख सकते हैं, ठीक है, उनके बच्चों के कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि लंबे दिखे, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं छोटे दिखें। तो जो आपको बाहर से दिखता है, वट एवर यू कैन सी फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड एज द फिनोटाइप। ठीक है, सो दिस इज द कैरेक्टर, बेसिकली द कैरेक्टर विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म। अब जीनोटाइप क्या हुआ? जो जीन्स हैं, जो जेनेटिक मेकअप है, ओके, द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन, बेटर मैं लिखूं, जो जेनेटिक मेकअप है जो ऑर्गेनिज्म का, उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। जैसे मैं समझाऊंगा आपको। फिनोटाइप अगर दो टी हैं ऐसे, या फिर एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, दोनों ही चीज़ें टोल को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका फिनोटाइप। लेकिन जो आपका जेनेटिक मेकअप है इसमें, यस, ये भी टॉल होगा और ये भी टॉल होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि जो ये वाला टॉल है ये होमोजाइगस होगा। इसके दोनों ही जो कैरेक्टर्स है, दोनों ही एलील्स जो हैं वो डोमिनेंट है और इसकी दोनों ही एलील्स रिसेसिव हैं। सॉरी, एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंट है, लेकिन दोनों दिखने में टॉल है। तो ये इसका जेनेटिक मेकअप है। तो जब हम टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात करेंगे, ये इसका क्या होगा? इसका जीनोटाइप होगा। जबकि जो हम बाहर से दिख रहे हैं, बाहर से हम क्या देख रहे हैं? दिस इज टॉल एंड दिस इज ऑल्सो टॉल, दिस इज टॉल एंड दिस इज ऑल्सो टॉल। दैट मीन्स फिनोटाइप हमेशा टॉल जो बाहर से दिखेगा। ये चीज़ें हैं। अब व्हाट इज होमोजाइगस? एक ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस के लिए जब कहा जाएगा जब इसकी सेम एलील की कॉपीज होंगी, मीन्स दोनों सेम होंगे। जरूरी नहीं दोनों डोमिनेंट ही हो सकता है ये दोनों रिसेसिव हो, लेकिन दोनों को सेम होना पड़ेगा होमोजाइगस होने के लिए। एन ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोजाइगस फॉर अ ट्रेट व्हेन इट हैज टू डिफरेंट एलील्स, दो अलग अलग एलील्स होंगी। ओके, फॉर एग्जांपल टी एंड स्मॉल टी, तो दिस इज हेटेरोजाइगस, दोनों एलील्स सेम नहीं है, इट इज अ मिक्सचर, इट इज नॉट अ प्योर फॉर्म। ये चीजें हैं। ठीक है, नाउ अब आप फटाफट ये क्वेश्चन सोल्व करिए। अ जीन इज डोमिनेंट इफ, जीन को डोमिनेंट कब कहा जाएगा? ऑप्शंस आर, इट एक्सप्रेसेस इट्स इफेक्ट ओनली इन होमोजाइगस स्टेट। हमने पहले बात करी थी कि जो डोमिनेंट होता है, वेदर इट इज प्रेजेंट एज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी और कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, मतलब चाहे वो रिसेसिव कैरेक्टर्स के साथ हो चाहे वो डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ हो, वो हमेशा अपना डोमिनेंस शो करेगा, वो हमेशा टॉल ही बनेगा। तो ये तो हम गलत मान लें। इट एक्सप्रेसेस इट्स इफेक्ट ओनली इन होमोजाइगस स्टेट, होमोजाइगस में तो दिखाएगा ही दिखाएगा, ये हेटेरोजाइगस में भी अपना इफेक्ट दिखाएगा। ओके, इट एक्सप्रेसेस इट्स इफेक्ट ओनली इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, ऐसा नहीं है, ये होमोजाइगस में भी दिखाएगा, हेटेरोजाइगस में भी दिखाएगा। तीसरी बात क्या कहते हैं, ये इट एक्सप्रेसेस इट्स इफेक्ट बोथ इन होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन एंड इट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑल्सो। चौथा ऐसे ही दे दिया इन्होंने, इट नेवर एक्सप्रेसेस इट्स इफेक्ट इन एनी कंडीशन, ये तो मतलब ही नहीं है, जीन अपना इफेक्ट शो करने के लिए ही पैदा हुई है, राइट? तो आंसर इज गोइंग टू बी सी। ओके, आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। नाउ विल स्टार्ट विद द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मेंडलिज्म। जो मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स और फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, उनको फादर क्यों बोला गया? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने सिस्टमेटिकली स्टडी किया फेनोमेना ऑफ प्रोजेनी रिजेंबलिंग द पेरेंट्स इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स। ये क्या है? ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको फिर से समझिए। मेंडल पहले आदमी थे जिन्होंने सिस्टमेटिकली स्टडी किया। क्या स्टडी किया? कि जो प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट्स को, जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को कैसे रिजेंबल कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकली देखें चाहे उनको फिजियोलॉजिकल फीचर्स में देखें।
तो बेसिकली ये क्या कहना चाहता है कि माता पिता से बच्चे का मैचिंग, एक जैसे कैरेक्टर्स क्यों दिख रहे हैं, उसे तो इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो क्यों दिख रहे हैं उसको अच्छे से सिस्टमेटिकली उन्होंने रीड किया। तो जब उन्होंने स्टडी किया, जिसे हमने बोला कि पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस किस में किया, उन्होंने किया पी प्लांट्स। और कौन सा पी? दैट वाज अ गार्डन पी, नॉट अ स्वीट पी। गार्डन पी जिसको हम बोलते हैं पाइसम सटाइवम। ओके, उन्होंने इसमें ये चीज़ स्टडी की, ठीक है। और उन्होंने कुछ अपने प्रिंसिपल्स बनाए, कुछ अपने जनरलाइजेशंस बनाए, जिनको हम आज कहते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और इसको हम बोलते हैं मेंडलिज्म एज वेल, राइट। तो आ जाइए जीवन कथा पे मेंडल की। मेंडल जो थे वो पैदा हुए 22 जुलाई 1822। कैसे याद करें, यहाँ भी 22 यहाँ भी 22, ऐसे याद कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत सारे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो पाइसम सटाइवम पे किए, ठीक है। कब से कब तक? 1857 से 1863, कहीं कहीं लिखा हुआ है, ज़्यादातर जगह पे लिखा है 1856 से 1863, और 7 सालों के लिए। एनसीईआरटी में भी यही कहा गया है, इसलिए हम यही मान के चलेंगे, ठीक है। अब जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे उसके रिजल्ट पब्लिश हुए एक जर्नल में, जिसको बोला गया नेचर फॉर सेडर वेरिन, ओके। और ये कब हुए? 1866 में, 1866 में। और उनका जो पेपर था, जो इस पर उन्होंने बेसिकली लिखा था, जो पेपर का नाम था वो था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और एक सोसाइटी थी जो कि जर्नल, एक पर्टिकुलर जर्नल क्या होते हैं कि बहुत सारे जो डिस्कवरीज होती हैं, जो नए नए पेपर्स आर्टिकल्स होते हैं, नई नई डिस्कवरीज होती है, वो एक पर्टिकुलर बुक में आती हैं, उसका नाम होता है जर्नल, ठीक है। इट वाज पब्लिश्ड बाय नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन, ओके। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो 1884 में वो उनका देहांत हो गया, उनकी डेथ हो गई। और किस वजह से हुई? एक किडनी डिजीज़ जो कि ब्राइस डिजीज़ कहलाती है। ये कभी नहीं पूछा जाएगा, बट जस्ट फॉर नॉलेज हमने लिखा। अब प्रॉब्लम क्या थी कि मरता तो हर कोई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि इतना महान आदमी बिना किसी रिकग्निशन के उनकी डेथ हो गई। उनका इतना ग्रेट जो वर्क था दैट गोट वेनिस्ड बेसिकली, राइट। तो यस, नाउ द क्वेश्चन हियर इज हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? एनसीईआरटी में दिया गया है और आंसर सभी को मालूम है, मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। और कुछ फादर्स भी आप देख लीजिए, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स और एनिमल जेनेटिक्स इसको बोलते हैं, बेटेसन को। ये बेटेसन है, ही वाज द पर्सन हु कोइंड द टर्म जेनेटिक्स एज वेल। उन्होंने जेनेटिक्स टर्म को भी कोट किया था या कोइन किया था, नाम दिया था। एक होता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जिन्होंने काम किया था ड्रोसोफिला पे, तो ड्रोसोफिला जेनेटिक्स भी बोलते हैं, वो थे मॉर्गन। फिर आया आपका फादर ऑफ ह्यूमन एंड फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स गैरेट, फादर ऑफ न्यूस्पोरा जेनेटिक्स रोच, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पोलबर्ग। ये इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की पूछा जा सकता है, जबकि ये आपके बायोटेक्नोलॉजी में आएगा, पर पोलबर्ग याद अभी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फादर ऑफ क्वांटिटिव इनहेरिटेंस कॉल र्यूटर, ठीक है। नाउ हुआ क्या, जो मेंडल थे वो 1884 में उनका देहांत हो गया। और उनके देहांत होने के भी लगभग 20 साल बाद, 1884 में हुआ तो लगभग 16 साल बाद, सन 1900 में, 1900 में 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनका वर्क को रीडिस्कवर किया। कौन कौन थे? पहले थे कार्ल कोरेंस, जो कि जर्मनी से थे। उन्होंने स्टडी की मेज नाम के प्लांट पे, और उन्होंने कन्वर्ट किए मेंडल के जो दिए हुए प्रिंसिपल्स थे, जिनको हम पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं, उनको उन्होंने जनरलाइजेशन बोला, ओके। और उन्होंने कन्वर्ट किया उनको लॉ में। तो पहला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना याद कर लीजिए, कार्ल कोरेंस वाज द पर्सन हु कन्वर्टेड द जनरलाइजेशन ऑफ सर ग्रेगर जॉन मेंडल into 2 laws. The first law was the law of segregation and the second law was the law of independent assortment. दो फिर सेकंड जो आए आपके वो आए ह्यूगो डी व्रीज, ही वाज फ्रॉम हॉलैंड, एच से ह्यूगो, एस से हॉलैंड, ऐसे याद रख लीजिए। उनका सब्जेक्ट था इवनिंग प्राइम रोज, उस पर उन्होंने स्टडी किया था और उन्होंने रिडिस्कवर किया। उन्होंने पेपर मिल गया उनको, मेंडल का जो पेपर आया था, जो छपा था उस टाइम उस जर्नल में, वो क्या हुआ, उन्होंने दोबारा से प्रिंट कराया एक फ्लोरा नाम की जर्नल में और फ्लोरा नाम की मैगजीन में सन 1901 में, ओके। फिर एक थे शेमार्क, एरिक वॉन शेमार्क, जो कि ऑस्ट्रिया के थे, और उनका स्टडी था
फ्लोरिंग प्लांट्स। तो ये जो 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने सबने मिला जुला के एक तरह से अलग अलग पर मिलजुल के एज अ कॉम्बिनेशन उन्होंने सारे वर्क को रिडिस्कवर किया मेंडल के। और ये 1901 के बाद जब आई क्रांति उसमें ये पता चला कि जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन पे जो वर्क करने वाले ग्रेटर साइंटिस्ट थे उनको एक्चुअल में उनको उसका क्रेडिट मिला ही नहीं उनकी लाइफ टाइम में। बिकॉज रीज़न क्या था, फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क क्या क्या है। पहली बात तो वो जो जर्नल थी, ओके, तो जो जर्नल थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, क्योंकि वो जर्नल वॉज नॉट अ लॉट ऑफ पॉपुलर और उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो वो उनका वर्क रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ अंटिल 1900, क्योंकि देयर वॉज अ लैक ऑफ कम्युनिकेटिंग चैनल्स, कम्युनिकेशन नहीं हो पाया था, एक चीज़। दूसरी, मेंडल खुद में एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने लॉजिस्टिक्स यूज़ किए, लॉजिक्स यूज़ किए टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फेनोमेना। अब उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे वो तो बेचारे बायोलॉजी पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं। अब आपको पता है कि बायोलॉजी वालों को कितना मुश्किल होता है मैथमेटिक्स चीज़ें समझना, तो उनके वो समझ से बाहर रही। उन्होंने कह दिया कि भाई मैथमेटिक्स लगा के कौन बायोलॉजिकल फोनोमेना को एक्सप्लेन करता है, नहीं नहीं ये बात नहीं मानी जाएगी। तो ही वॉज नॉट गिवन ड्यू अटेंशन by the fellow scientists during that time because he used mathematical approach, statistical logic, statistical formulas to explain the biological phenomena. Okay, now उन्होंने क्या बोला कि जीन क्या है, एक डिस्क्रीट यूनिट है। अब ये भी बात मानने को आसपास के लोग तैयार नहीं थे, उनके कॉन्टेम्परेरीज मतलब वो वाले साइंटिस्ट जो उसी टाइम पे हुआ करते थे, उन्होंने कह दिया कि अगर जीन खुद में एक डिस्क्रीट यूनिट है, उसको मतलब कोई चेंजेस नहीं आते, तो क्या रीज़न है कि एक ही स्पीसीज़ के लोग में बहुत सारी वेरिएशन है। तो वो ये नहीं बता पाए, ठीक है, या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि हर एक स्पीसीज़ में इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरिएशंस भी होती थी। तो फिर जीन कैसे डिस्क्रीट हो गई, उनका ये मानना था, उन्होंने ये पूछा। और मेंडल कोई खास फिजिकल एविडेंस उस दौरान लोगों को प्रूव नहीं कर पाए। अब इसे कैसे याद करेंगे, हमने स्टडी कार्ड का बनाया है, स्टडी मोनिक्स, दीज आर द न्यूमोनिक्स बेसिकली, सो दैट यू कैन रिमेंबर। बी सी डी ई करके 3 चीज़ें हैं, बी के बाद सी आता है, डी आता है, ई आता है। तो पहली बात बायोलॉजिकल, तो उन्होंने क्या किया कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को ट्राई किया मैथमेटिक्स से एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए वो फेल हुए या वो उनका वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। दूसरा, कम्युनिकेशन वाज वेरी वीक ड्यूरिंग दैट टाइम। उन्होंने जिस अपना जर्नल में पेपर्स भी पब्लिश किए वो ही ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसका भी कम्युनिकेशन नहीं था, ठीक है। तीसरा, डी मतलब डिस्क्रीट यूनिट बोल दिया उन्होंने जीन को, लेकिन आसपास के साइंटिस्ट क्या कहने लगे उस वक्त के कि भाई अगर ये डिस्क्रीट यूनिट है, ये अनचेंजेबल फॉर्म में है, तो वेरिएशन क्यों आ रही है एक ही स्पीसीज में, तो वो नहीं मानने को तैयार हुए। और ही वॉज नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ फिजिकल एविडेंस फॉर हिज वर्क। ये सारी चीज़ें थी जो कि रीज़न थे कि मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज रहा ड्यूरिंग दैट टाइम। अब व्हाट वर द रीज़न, भले ही कुछ सालों बाद उनके जो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स बाद जो उनका वर्क डिस्कवरी हुई थी, उसके लगभग 50 साल बाद, एक 5 डिकेड बाद उनका वर्क को वो रिकॉग्निशन मिला, राइट। तो व्हाट वर द रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, तो रीज़न क्या थे, उन्होंने एक साथ बेसिकली एक ही कैरेक्टर स्टडी किया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और उसको बहुत ध्यान से किया, ठीक है, फोकस हो गए, तो जो जो रिजल्ट आए वो उसको मैथमेटिकली समझते गए, ठीक है। इसलिए जो पहला कैरेक्टर था, फर्स्ट कैरेक्टर सिंगल मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल ने पढ़ा था, दैट इज टॉलनेस। और जो 2 कैरेक्टर्स थे जो एक साथ डाई हाइब्रिड क्रॉस में पढ़े थे मेंडल ने, वो क्या क्या थे, सीड कलर एंड सीड शेप, ठीक है। ये भी कई बार पूछा जा सकता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में है। ही वॉज लकी टू सिलेक्ट पी प्लांट। दूसरा रीज़न क्या हुआ कि उन्होंने पता नहीं क्या ऊपर वाले ने उन्हें पावर दी कि उन्होंने पी प्लांट ही सिलेक्ट किया, और उस चीज़ में भी वो लकी थे क्योंकि इस पी प्लांट की कुछ एडवांटेजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल, उसका शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, 2-3 महीने में बच्चे से लेके बूढ़ा हो गए पी प्लांट मर लेता है, ठीक है। तो 2 से 3 महीने में, इसका मतलब आप एक साल में एक पी प्लांट की 4 जनरेशन पर आराम से 4 से 6 जनरेशन आराम से पढ़ पाओगे। सो मैनी जनरेशन कैन बी स्टडीड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। दूसरा, उसमें परफेक्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर थे। इसका मतलब क्या है
कि वो नेचुरली सेल्फ पोलिनेशन कर सकता था। लेकिन एक और बात थी, जब बार बार सेल्फ पोलिनेशन हो रहा था, तो जब बार बार सेल्फ पोलिनेशन होता है कहीं भी, तो प्योर वैरायटीज़ बनती हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, प्योर ब्रीडिंग बनती है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जो बनता है वो होमोजाइगस होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बार बार एक ही चीज़ से अगर आप सेल्फ पोलिनेशन करोगे तो होमोजाइगस स्टेट मोर स्टेबिलिटी आ जाती है। सो इट इज़ ईजी टू गेट प्योर लाइन्स फॉर सेवरल जनरेशन। ठीक है, तो ईजिली उनको प्योर प्लांट्स मिल गए थे एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, दूसरा, ऑल्दो इट इज़ बाइसेक्सुअल प्लांट, पर उनको क्रॉस करना भी ईजी था। क्रॉस करना मतलब उसमें अगर आप क्रॉसिंग कराएंगे, क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे, वो भी इजी था। सिंपली आपको क्या करना था कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर था, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या दो गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल। तो जुवेनाइल स्टेज में ही आप मेल गैमेट्स को काट दो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को काट दो, तो ये बन गया आपका फीमेल प्लांट। और जिस मेल प्लांट, दूसरे किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर से, मेल प्लांट से आप कुछ पोलन ग्रेन्स लाओ मैच्योर और इस पे डाल दो। किस पे डालोगे, फीमेल पे, राइट। तो यहाँ पे आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन इजीली करा सकते हो। ठीक है, तो इट इज इजी टू क्रॉस बिकॉज पोलन्स फ्रॉम वन प्लांट कैन बी इंट्रोड्यूस टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। व्हाट इज स्टिग्मा? स्टिग्मा इज द फीमेल फ्लावर, ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड क्या करते हैं हम, रिमूव कर देते हैं एंथर्स को। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को जिसमें हम रिमूव करते हैं एंथर्स को, उसको बोलते हैं ईमास्कुलेशन। एंड उसके बाद उसको बैगिंग कर देते हैं, जिससे कि अनवांटेड प्लांट्स के अनवांटेड पोलन ग्रेन्स उस पर ना पड़े। ठीक है, उन्होंने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स पढ़े, और लकीली वो सातों के सातों कैरेक्टर्स 4 डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पे थे, और इतने दूर थे, सफिशेंटली एक दूसरे से दूर थे, जिससे कि कोई लिंकेज जैसी चीज़ नहीं आई, और वो इजीली अपने कैरेक्टर्स को इजीली एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, जैसे कि टॉल ड्वार्फ हुआ, राउंड रिंकल हुआ, ग्रीन येलो हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी कि कॉन्ट्रास्टिंग थे, तो इजीली हमें दिख पा रहे थे। ठीक है, जो पी प्लांट था इजी था कल्टीवेट करने के लिए, और जो पी सीड्स प्रोड्यूस होते हैं वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात, मेंडल ने स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड, जो कि एक लॉजिकल रिकॉर्ड था, हर एक स्टडी का अपना रखा। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्टेम हाइट। जो पहला कैरेक्टर है दैट इज़ ट्रेट नंबर 1, जो कि हमेशा डोमिनेंट होगा, याद रख लीजिएगा। और जो स्लैश के बाद यहाँ पे एनसीईआरटी की टेबल है दिया हुआ है, वो रिसेसिव होगा। तो जो स्टेम हाइट था दैट इज टॉल इज डोमिनेंट, ड्वार्फ इज रिसेसिव, राइट। और जो ये स्टेम हाइट था दैट वाज फाउंड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 4, ओके, 4 नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था। फिर दूसरा है आपका फ्लावर कलर। जो फ्लावर कलर था इसमें वायलेट डोमिनेंट है। वायलेट, अब ऑब्वियसली डोमिनेंट चीज़ें मतलब वो जो कि आप ज़्यादा पसंद करेंगे। तो अगर आप मार्केट में फ्लावर खरीदने गए तो आप वायलेट ज़्यादा पसंद करेंगे, तो इसलिए डोमिनेंट वायलेट है, जबकि वाइट रिसेसिव हुआ। ठीक है, अब ये कौन से क्रोमोसोम पे पाया गया? क्रोमोसोम नंबर 1। फिर आ जाओ आप फ्लावर पोजीशन पे। फ्लावर पोजीशन 2 तरह की होती है, डोमिनेंट इज एक्सियल एंड टर्मिनल क्या होगी आपकी? रिसेसिव। एक्सियल कौन सी होती है? ये आपकी फॉर एग्जांपल स्टेम है, तो उसकी साइड से, एक्सिस से जो बाहर फ्लावर निकल रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सियल। और जो टर्मिनेशन पे आ रहा है उसको बोलेंगे टर्मिनल, जैसे कि ये हो गई इसकी पत्तियाँ, और ये जो फूल है ये टर्मिनेशन पे आया, मतलब एट द एंड आया, तो ये हो गया आपका फ्लावर। तो ये हुआ टर्मिनल, ये हुआ आपका रिसेसिव। ठीक है, अब जो ये फ्लावर पोजीशन की ये था वो भी 4th नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। फिर आया आपका पोड शेप। पोड शेप मतलब क्या? पोड शेप मतलब कि जो आप मटर के दाने हैं ले रहे हैं वो फ्लैट हैं या फिर इन्फ्लेटेड हैं, ओके, इन्फ्लेटेड या फ्लैट हैं या फिर कंस्ट्रिक्टेड है। कंस्ट्रिक्टेड मतलब ऐसे थोड़े से कंस्ट्रिक्शन के साथ। ठीक है, फ्लैट मतलब बिल्कुल एक जैसा, जिसे हम इन्फ्लेटेड भी बोलते हैं और फ्लैट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्लैट, हमेशा आप मटर के दाने लेने जाओगे तो वो ऐसे घुचड़ मुचड़ वाले थोड़े ना लोगे, सीधे आप फ्लैट वाले लोगे, इन्फ्लेटेड लोगे। तो पोड शेप का डोमिनेंट कैरेक्टर है इन्फ्लेटेड और उसका रिसेसिव कैरेक्टर है कंस्ट्रिक्टेड, एंड दिस इज ऑल्सो फाउंड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 4।
अब आ जाओ पोर्ड कलर पे। जो पोर्ड कलर है, ग्रीन इज गोइंग टू बी, मटर के दाने खरीदने जाओगे तो पीले खरीदोगे कि हरे? यस, पोर्ड कलर जो मटर खरीदोगे तो वो कौन से खरीदोगे? ग्रीन। तो डोमिनेंट इज ग्रीन और येलो इज योर रिसेसिव। ठीक है, जो ये पोर्ड कलर वाला है ये आपका पाया जाएगा 5th नंबर क्रोमोसोम पे। फिर आया आपका सीड शेप। सीड शेप राउंड, ऑब्वियसली डोमिनेंट, एंड रिंकल ऑब्वियसली रिसेसिव। ठीक है, अब ये जो दो क्रॉसेस थे, ये जो दो कैरेक्टर्स थे, मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस में अपने पढ़े। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी पड़ेगी। सीड कलर, अब यहाँ थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती है। याद रखिए सीड कलर यानी कि मटर के दानों का कलर येलो इज डोमिनेंट, ग्रीन इज रिसेसिव, जबकि जो पोड़ का कलर है, जो इसके फ्रूट का कलर है, मतलब छिलकों का कलर है, ग्रीन इज आपका डोमिनेंट एंड येलो इज रिसेसिव। तो ये थोड़ा सीड कलर हमेशा याद रखिएगा, ये सब लोग कई बार परेशान हो जाते हैं इस पर्टिकुलर सीड कलर में। तो इस ये हमारा येलो विल बी डोमिनेंट एंड green will be recessive. Now the question is, the genes controlling the 7p character studied by Mendel are known to be located on how many different chromosomes? Answer is going to be 4. कौन कौन से क्रोमोसोम था जिस पे पाया जाता है? फर्स्ट, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5 एंड क्रोमोसोम नंबर 7। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स किस पे पाए जाएंगे? क्रोमोसोम नंबर 4 पे पाए जाएंगे, जबकि क्रोमोसोम नंबर 1 पे अगर हम डिस्कस करें तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे आपका पाया जाएगा पहली चीज तो ये आपका फ्लावर कलर। ओके, फ्लावर का जो कलर है वो आपका क्रोमोसोम नंबर 1 पे पाया जाएगा, और उसके अलावा सीड का कलर भी क्रोमोसोम नंबर 1 पे पाया जाएगा। ठीक है, ये चीजें हमें याद रखनी है। दूसरा, जो आपकी सीड की शेप है, ठीक है, वो पाया जाएगा 7th नंबर क्रोमोसोम पे। ठीक है, ये चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। सो आंसर इज गोइंग टू बी 4। नाउ एक्सप्लेनेशन फटाफट पढ़ लो। द 7 ट्रेट्स आर नोन टू बी प्रेजेंट ऑन 4 क्रोमोसोम बट दे डू नॉट शो लिंकेज। लिंकेज क्यों नहीं मिलता? बिकॉज लार्ज डिस्टेंस है उनमें, ओके, बिटवीन द क्रोमोसोम्स, जहाँ पे मतलब जो दो एलील्स हैं वो दूर दूर स्थित हैं, इसलिए लिंकेज नहीं शो होता। ओके, नाउ मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट इन 3 स्टेजेस। ठीक है, कौन कौन से स्टेज है? पहली स्टेज उन्होंने अच्छे से सिलेक्शन किया। ही डिड द सिलेक्शन ऑफ प्योर और ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर थे तो बार बार सेल्फ पोलिनेशन हो रहा था, तो प्योर पेरेंट्स मिले। प्योर मतलब कौन से? होमोजाइगस पेरेंट्स मिले। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद उन्होंने प्योर पेरेंट्स को लिया और उनको किया आपस में क्रॉस। आपस में जब उन्होंने क्रॉस किया तो उनको मिली F1 जनरेशन। अब जो F1 जनरेशन मिली वो क्या हुई? हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म, या हम क्या बोल सकते हैं वो कौन सी हुई? हेट्रोजाइगस फॉर्म बनी। क्या बना? इन दोनों में से एक टी आया, इन दोनों में से एक टी आया, तो ऐसा कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या था? हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑब्टेनिंग फर्स्ट फिलियल जनरेशन। जो F1 होता है दैट इज योर फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फिर तीसरा स्टेप क्या किया इन्होंने? F1 में ही सेल्फ पोलिनेशन करा दिया F1 जनरेशन में ही, और उन्होंने जो बाद में जनरेशन आई उसको बोला F2, फिर बाद में F3, वो सब बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, अब मेंडल्स टेक्निक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इमास्कुलेशन एंड बैगिंग उन्होंने यूज़ किया था। तो उन्हें पता है कि हमें मालूम है कि पी प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, लेकिन इसमें क्या करा उन्होंने? मेल और फीमेल को अलग अलग कंसीडर करा। तो क्या किया उन्होंने कि जो बाइसेक्सुअल प्लांट था उसमें से मेल पार्ट को, एंथर को दिया काट। कब? जब ये बच्चा छोटा ही था, मटर का पौधा छोटा ही था, फूल छोटा ही था, जुवेनाइल स्टेज में था, तो अभी तो रिप्रोडक्शन कर नहीं पा रहा था, तो उसी में जुवेनाइल फॉर्म में ही उसको काट दिया गया। अब क्योंकि ये एंथर काट दिया गया, जिस प्रोसेस को बोला हमने इमास्कुलेशन, अब क्योंकि ये इमास्कुलेशन हुआ तो यहाँ पे कौन सा रह गया? सिर्फ स्टिग्मा रह गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्लांट रह गया। तो वही एक चीज़ है इमास्कुलेशन। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि दूसरा जो प्लांट था वो भी बाइसेक्सुअल था, उसमें से जो मेल के मैच्योर प्लांट के गैमेट्स थे, मेल के गैमेट्स जिसे हम पोलन ग्रेन्स बोलेंगे,
उसको उठा के डाल दिया फीमेल स्टिग्मा के ऊपर। तो इस वाले को माना गया फीमेल प्लांट, ओके, इस वाले को माना गया मेल प्लांट, और मेल के गैमेट्स ऐसे क्रॉस पोलिनेशन करा के फीमेल पे पहुंचा दिए गए। तो इसका मतलब उन्होंने माना कि दोनों प्लांट्स अलग अलग हैं। ऑल्दो इट वाज बाइसेक्सुअल, लेकिन उसको यूनिसेक्सुअल की तरह ट्रीट किया। इमास्कुलेशन हुआ, एंथर्स रिमूव हुए जुवेनाइल स्टेज पे, और ये क्यों किया गया, जिससे कि खुद के फूल का खुद का पोलिनेशन ना हो जाए, वो ना हो पाए, राइट। फिर उसके बाद करा बी बैगिंग। बैगिंग मतलब जब आपने वो हटा दिया और बाहर से दूसरे पोलन ला दिए, अब किसी तीसरे प्लांट के उड़ के पोलन ग्रेन्स इस पे ना जाए, इसलिए इसे बैग से ढक दिया, ओके, अनडिजायरेबल क्रॉस पोलिनेशन को अवॉइड करने के लिए। तो मैच्योर पोलन ग्रेन्स आर कलेक्टेड फ्रॉम मेल एंड आर स्प्रेड ऑन इमास्कुलेटेड फ्लावर, एंड उसके बाद आपका बन गया सीड्स जो कि फ्लावर में प्रोड्यूस हुए। ठीक है, यहाँ तक की बातें बहुत ही क्लियर है। जो तो प्लांट है दैट आर प्रोड्यूस बाय दीज सीड्स, उनको बोला गया F1 जनरेशन, ये भी हमने पढ़ लिया। F1 जनरेशन को फिर आपस में ही पोलिनेट कराया गया बार बार, तो बनी आपकी F2 जनरेशन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। तो ये तीनों चीज़ें समझ में आया, पहले सिलेक्शन, फिर हाइब्रिडाइजेशन एंड फिर सेल्फ पोलिनेशन। सो दीज आर द 3 थिंग्स विच वी हैव टू सी। अब फटाफट इसमें से देख लो, ये आपका हुआ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल में आप देख रहे हैं एक ये एंथर हुआ, ठीक है, दूसरा आपका स्टिग्मा हुआ। तो हमने क्या किया बाइसेक्सुअल फ्लावर में कि इसमें से एंथर को कट कर दिया। ये देखिए काटते हुए देख रहे हैं ना आप एंथर को, यहाँ से एंथर को कट कर दिया, तो क्या बचा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ स्टिग्मा। अब क्योंकि सिर्फ स्टिग्मा बचा है, तो इसका मतलब आप सीधे सीधे मान लीजिए कि ये वाला फीमेल प्लांट हो गया। कहीं से दूसरे से मैच्योर प्लांट के आपने क्या करे, पोलन ग्रेन्स उठा लिए। पोलन ग्रेन्स उठा लिए तो ये मेल हो गया, क्योंकि बेसिकली ये अपने पोलन ग्रेन्स दे रहा है इस फीमेल प्लांट को, तो ये मेल की तरह हुआ। ठीक है, अब जब ये ट्रांसफर ऑफ पोलन हुआ, इसे बोला हमने क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन हो गया, उसके बाद आपकी जो जनरेशन बनी वो बनी आपकी F1 जनरेशन। ये रही आपकी सीड्स बने, सीड्स से फिर फ्लावर बनेंगे, तो ये हो गई आपकी F1 जनरेशन। तो यही चीज़ NCERT में बताने की कोशिश की गई है। फिर आ जाओ स्टडी क्वेस्ट। two organisms that are true breeding for a certain genetic characteristic are mated and their offspring are analyzed. Which of the following statements are about this situation is true? तो इसमें क्या बोला कि ट्रू ब्रीडिंग 2 ऑर्गेनिज्म लिए गए। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग मतलब होमोजाइगस, मतलब प्योर प्लांट्स लिए गए। ठीक है, उनको आपस में मेट कराया गया। प्योर प्लांट्स को यानी कि पेरेंट्स को मेट कराया गया, तो उनका F1 जनरेशन बना। F1 जो जनरेशन बना, उनके ऑफस्प्रिंग जिसको हम F1 जनरेशन फर्स्ट फिलियर जनरेशन बोलते हैं, वो एनालाइज किया गया। अब वो एनालाइज किया गया तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगोट्स, द ऑफस्प्रिंग्स आर आइदर ऑल होमोजाइगोट्स और ऑल हेटेरोजाइगोट्स. The offspring represents the F1 generation and the gametes produced by the offspring will carry only one allele for this generation. ये सारी की सारी बातें सच है। क्या कहा कि दोनों के दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस हैं, हमने देख लिया। ठीक है, उसके अलावा जो ऑफस्प्रिंग है, जो F1 जनरेशन है, वो क्या होगी, या तो सारे के सारे होमोजाइगोट्स हो सकते हैं या कि सारे के सारे हेटेरोजाइगोट्स हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने प्योर पेरेंट्स लिए टोल, दोनों ऐसे हुए, तो उनका गैमेट बना ऐसा, ये बना ऐसा, और ऑफस्प्रिंग जो आपका टीटी बन गया F1 जनरेशन में, ये हो गया होमोजाइगोट। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है कि आपने 2 पेरेंट्स लिए, एक ड्वार्फ एक टॉल, इसका गैमेट कैपिटल T बना, इसका गैमेट स्मॉल t बना, और दोनों बने, ये बन गया हेटेरोजाइगस। यानी कि F1 जनरेशन होमोजाइगस भी हो सकती है और हेटेरोजाइगस भी हो सकती है, तो ये भी ऑप्शन सही हुआ। अब ये दोनों ऑप्शन सही हुए तो हमारे पास बचा क्या, ऑल ऑफ द अबव एज द आंसर, सो आंसर इज गोइंग टू बी डी। अब थर्ड वाला एक बार और पढ़ लो, जो ऑफस्प्रिंग है वो F1 जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और जो F1 जनरेशन अपने गैमेट्स बनाएगा वो एक एलील कैरी करेगा अपने जीन के लिए। तो ये देख रहे हैं ना, ये गैमेट्स बन रहे हैं, तो ये क्या है, एक ही तो एलील है। तो ये सारी बातें इनकी सच हो गई। तो इसी के साथ हमारा पहला लेक्चर के नोट्स को कवर कर लिया गया है। यस, इट वाज लिटिल फास्ट, लेकिन हम चाहते थे कि हम फटाफट ये आपको समझा दें जिससे कि आप इसको कोरिलेट कर पाओ अपनी स्टडीज़ के साथ।
but at the same time I would recommend you to go through the grand video lectures. These are just the baby lectures, just the notes, जिससे कि आपको समझ में आ जाए. लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सीधा और सीधा हमारे ग्रैंड लेक्चर्स को पढ़ें.